हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 5 ई कॉमर्स हम कर रहे हैं आपके कॉमर्स सब्जेक्ट में सेमेस्टर 2 के अंदर। 2 लेक्चर हमारे ऑलरेडी हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको। अब चैप्टर नंबर 5 जो हमने स्टार्ट किया था ई कॉमर्स, वहाँ पे हमने कुछ फीचर्स उसके देख लिए थे, मीनिंग देख लिया था, डेफिनेशंस देखे थे। अब आज हम देखते हैं स्कोप के बारे में कि ये जो ई कॉमर्स आजकल बहुत डेवलप हो गया है, बहुत ग्रो हो गया है आजकल के मार्केट में, तो उसका स्कोप क्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, कुछ डेटा दिया गया है, वो देख लेते हैं एंड उसके बाद स्कोप देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। नाउ अकॉर्डिंग टू इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, the whole e-commerce market stood at nearly rupees 63,000 crore in 2013 as compared to rupees 47,350 crore in 2012। देखिए 2012 की कंपैरिजन में 13 में कितना ग्रो कर लिया था ई कॉमर्स बिजनेस ने, वो हमें डेटा दिया गया है। नाउ इन 2015 ई कॉमर्स बिजनेस वॉज rupees 1,08,000 crore, दैट इज़ $16 बिलियन। 2015 में और भी बहुत ग्रो कर लिया। ड्यू टू इवोल्यूशन इन ऑनलाइन मार्केटिंग, द एंटायर ई कॉमर्स सेक्टर इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो रैपिडली इन द नियर फ्यूचर। In 2016, e-commerce business crossed $30 billion and expected to touch $120 billion by 2020 and further to $220 billion by 2025। अब 2025 के लिए उन लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया है कि $220 बिलियन तक ग्रो करने वाला है, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि ई कॉमर्स अभी करंट सिचुएशन में भी ग्रो होते ही जा रहा है। Now the scope of e-commerce is to transact buying and selling online. Transaction through online can be either on products or services। ठीक है, दोनों ही चीज़ें ई कॉमर्स में होती है। प्रोडक्ट्स भी सेल होते हैं एंड सर्विसेज भी दी जाती है। हमें कोई सर्विस लेनी हो तो भी हम उसे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं एंड उस सर्विस को हम ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है ई कॉमर्स में। Now most of us are aware of buying products online through some sites like, अब यहाँ पे कुछ साइट्स के हमें एग्जांपल दिए हैं, फ्लिपकार्ट, ईबे, futurebazaar.com, होम शॉप 18, स्नैपडील, जबोंग, जंगली एक्सेट्रा। ये सारी बहुत सारी साइट्स है जिसके नाम हम डे टू डे लाइफ में सुनते ही है एंड यूज़ भी करते हैं, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए। नाउ ऑलमोस्ट any item such as books, mobiles, laptops, garments, cameras, etc. is purchased online in this age of e-commerce। ये सारी ही जो चीज़ें रहती है, कोई भी चीज़ हम परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, चाहे बुक हो, मोबाइल हो, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, ये सारी ही चीज़ें हम देख सकते हैं ऑनलाइन एंड खरीद सकते हैं। Now while these are products, people are also buying services online। देखिए सर्विसेज भी आजकल ऑनलाइन मिलती है, ठीक है, एजुकेशनल सर्विस है या फिर कोई और सर्विस है, पेस्ट कंट्रोल सर्विस हो, मान लो आपको घर के लिए सर्च करना है, पेंट के लिए सर्च करना, काफ़ी सारी बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती है जिसे आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अभी तो डॉक्टर की भी फैसिलिटी कोई कोई चीज़ों में ऑनलाइन आपको मिल सकती है, ठीक है। तो देखिए कंसल्टेंट्स, बिजनेस लॉयर्स, एजुकेशनर्स आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज टू देयर पोटेंशियल क्लाइंट्स। Therefore, the scope of e-commerce includes the online transaction relating to ideas, goods and services। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें आ जाती है ई कॉमर्स के अंदर। प्रोडक्ट भी सेल होते हैं एंड सर्विसेज भी सेल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर एप्लीकेशंस हम देखेंगे कि क्या क्या स्कोप रहेगा ई कॉमर्स का, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, मेजर एप्लीकेशंस। So the scope of e-commerce can be elaborated with the help of the 3 main categories of e-commerce by application type, which is as follows. Electronic market,
सबसे पहला हम बात करेंगे तो यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट क्या है? तो ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया गया है। अब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? बायर एंड सेलर के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू कि भाई प्रोडक्ट बाय करना है या नहीं करना है, प्रोडक्ट सेल करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ होगा? जैसे हमारे स्टॉक मार्केट्स है, कमोडिटी मार्केट्स है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारी जो सर्विसेज है वहाँ पे उस मार्केट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ठीक है। मान लो हमें कोई शेयर परचेस करना हो या फिर सेल करना हो, तो हम क्या करते हैं? उस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी के लिए हमें शेयर लेना है या सेल करना है, उसके बारे में हम क्या करेंगे? सर्च करेंगे, देखेंगे वो कंपनी कितना ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है, फ्यूचर में कितना करेगी। उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं हमें बाय करना है या फिर हमारे पास है तो हमें सेल करना है या उसे रिटेन करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये जो सारी ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, वो जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हुआ है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। तो देखते हैं चलो। एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इज एन इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइस एक्सेट्रा। ठीक है, क्या है ये? एक इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया गया है। किसके लिए? बायर्स एंड सेलर के लिए किया गया है। क्यों किया गया है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। द इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इज प्राइमरीली अबाउट द सर्च फेज ऑफ ट्रेड। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है ये? सर्च फेज ऑफ ट्रेड। बाइंग सेलिंग, ट्रेड मतलब जिसे हम बाइंग एंड सेलिंग बोलेंगे, ठीक है। ट्रेड साइकिल मतलब जो बाइंग एंड सेलिंग होता है उसके पहले हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, तो उसके लिए मेनली ये इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ होता है। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इन इंडिया इज मेनली यूज फॉर प्री सेल search part of the trade cycle. However, it can also be used for execution of orders and payment settlement. The transactions are done mainly electronically. ठीक है, ये जो प्री सेल या प्री परचेस सर्च होता है इसके लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ होता है मेनली, लेकिन उसके साथ ही उन लोगों ने बताया है ऑर्डर एग्जीक्यूशन एंड पेमेंट सेटलमेंट के लिए भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है यहाँ पे। और ट्रांजैक्शन मोस्टली इलेक्ट्रॉनिकली हो गए, फिजिकली कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं होता है। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन असिस्टिंग द बायर in a commodity market where products are more or less identical across all buyers। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की हमने बात की, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हुआ है वो ज़्यादातर बायर्स को कहाँ हेल्प करता है? उन लोगों ने बताया है कमोडिटी मार्केट में। जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंज है वैसे ही कमोडिटी मार्केट रहता है जहाँ पे पर्टिकुलर कमोडिटीज़ ट्रेड होती है। तो वहाँ पे बाइंग के लिए जो डिसीजन लेना हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बहुत यूज़फुल होता है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स मेनली एग्जिस्ट इन कमोडिटी एक्सचेंजेस, फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इन द एयरलाइन इंडस्ट्री। ये सारी ही जगहों पे क्या यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मेनली यूज़ किया जाता है। Now the electronic markets are most suitable in case of one-off transactions। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं ये ज़्यादा सूटेबल कहाँ होते हैं? उन लोगों ने बताया है वन ऑफ ट्रांजेक्शन। अब ये वन ऑफ ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं? जो बार बार नहीं होते, रिपीटेडली नहीं होते, जो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। मान लो किसी पर्सन का अकाउंट नहीं है बैंक में, ठीक है, और उसके सिवा कुछ अलग से कुछ वो ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है विदाउट ऑपरेटिंग अकाउंट, तो ऐसे कभी कभार वन टाइम ही ये होता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं वन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। क्या सूटेबल होता है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट।
ठीक है, तो ये हमने सबसे फर्स्ट स्कोप देख लिया ई कॉमर्स का। नाउ हम देखेंगे सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, ये सेकेंड हमें पॉइंट देखना है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है, देखिए डेटा इंटरचेंज से हमें समझना है कि डेटा जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो इंटरचेंज होगी, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में डेटा इंटरचेंज होने वाला है। कैसे रहेगा, कैसे इंटरचेंज होगा, इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अभी मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, ठीक है, अब उसे बहुत सारा गुड्स लेना पड़ता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं उसके सुपरमार्केट के लिए। अब वो पर्सन क्या करेगा, बहुत सारा गुड्स जब उसे लेना पड़ता है तो जिस सप्लायर के पास से वो लेता है उसके पास से वो खरीदेगा, बहुत सारी क्वांटिटी में उसे लेना पड़ेगा, जो भी है, फूड प्रोडक्ट्स है या FMCG आइटम्स है, कोई भी है, बहुत सारी क्वांटिटी में उसको लेना है एंड बार बार उसे लेना पड़ता है। ठीक है, जो भी उसकी साइकिल है, 1 वीक की है या 15 डेज़ की है, उतने दिन में उसे बार बार रिपीट ऑर्डर करना पड़ता है। तो बार बार उसे वो फिज़िकली फॉर्म पेपर भरना, डिटेल भरना, उसकी बजाय क्या यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, फॉर्मेट फिक्स रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, एंड वो फॉर्मेट यूज़ करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी। वो क्या करेगा, सुपरमार्केट डेटा फिल करके दे देगा सप्लायर को इलेक्ट्रॉनिकली एंड फिर वहाँ पे वो ऑर्डर प्रोसेस कर देगा सप्लायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा जिससे यूज़ करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी। ये बात बराबर से आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे EDI प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर विदाउट द नीड फॉर प्रिंटेड ऑर्डर्स एंड इनवॉइसेस। देखिए, हार्ड कॉपी पेपर वर्क की ज़रूरत यहाँ पे नहीं रहती है, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज होता है एंड उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, स्टैंडर्डाइज रहेगा। Due to absence of paperwork, delays and errors involved in paper handling are avoided. Of course, paperwork है ही नहीं, मैन्युअली किसी को भरना नहीं पड़ रहा है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई पर्सन मैन्युअली भर रहा है तो उससे गलती हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ एरर्स होने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं। Now, EDI is used by organizations that make a large number of regular or repeated transaction. देखिए कहाँ यूज़ होगा, ये लार्ज नंबर ऑफ रेगुलर रिपीट ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, वन टाइम कोई ट्रांजेक्शन होता है तो यूज़ नहीं होगा, एंड स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो भी नहीं होगा। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे होने चाहिए एंड रिपीटेडली होनी चाहिए, तो ही आप ये यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, पैथोलॉजी लैब्स कैन सेंड टेस्ट रिजल्ट टू द hospital or doctors. Large retail outlets like supermarkets use EDI for their transaction with their suppliers. ठीक है, ये कुछ हमें एग्जाम्पल दिए उन लोगों ने। Generally, EDI is not applicable to one of transaction. वन ऑफ ट्रांजेक्शन हमने आगे देखा कि जो वन टाइम ही होता है, रिपीटेडली नहीं होता, तो वैसे ट्रांजेक्शन के लिए EDI यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि पैथोलॉजी लैब है, अगर अब उसे टेस्ट रिजल्ट भेजने हैं हॉस्पिटल में, तो क्या वो बार बार मैन्युअली भरते नहीं बैठेंगे। ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट रहेगा फिक्स, उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन भर देंगे एंड उसे एक्सचेंज किया जाएगा बिटवीन पैथोलॉजी लैब एंड हॉस्पिटल। सेम वैसे ही सुपरमार्केट का एग्जाम्पल दिया है, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ EDI के बारे में। सेकेंड हमने स्कोप देख लिया। नाउ थर्ड इज इंटरनेट कॉमर्स। इंटरनेट कॉमर्स, अब कॉमर्स का मतलब यहाँ पे हमने देखा कि क्या हो जाता है, बाइंग एंड सेलिंग। कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग। इंटरनेट कॉमर्स मतलब इंटरनेट यूज़ करके बाइंग एंड सेलिंग करना। ठीक है, सारा ही जो प्रोसेस होता है
अब ई कॉमर्स में जो सारा ही प्रोसेस होता है बाइंग एंड सेलिंग का, वो हम कैसे करते हैं? थ्रू इंटरनेट ही करते हैं। मान लो जो भी आपको प्रोडक्ट खरीदना है, मान लो वॉशिंग मशीन आप देख रहे हैं, ठीक है, या तो फिर कोई और प्रोडक्ट, मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? जो सर्च करेंगे वो भी इंटरनेट के थ्रू करेंगे, ठीक है। वेरियस अलग अलग साइट पे आप सर्च करेंगे, कौन कौन से मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल है वो देखेंगे, प्राइस देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, ये सारी चीज़ हमने देख ली। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट सिलेक्ट करके उसे ऑर्डर करेंगे, वो भी इंटरनेट के थ्रू ही हम करने वाले हैं, ऑर्डर प्लेस करेंगे। पेमेंट करेंगे वो भी इंटरनेट के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी ही चीज़ें होती है कॉमर्स, जो हम बोलेंगे बाइंग एंड सेलिंग, सारी चीज़ें होती है इंटरनेट यूज़ करके। The internet commerce refers to buying and selling goods and services. The internet can be used for all phases of the trade cycle, right from information search to final payment, and even for after sale services. It can also be used for a part of the trade cycle. ठीक है। अब इसका मतलब क्या? जो पूरी ही ट्रेड साइकिल हमने देखी, इन्फॉर्मेशन सर्च से लेके फाइनल हमने गुड्स ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दिया, ये जो पूरी एंड गुड्स हमारे वहाँ डिलीवर हो गया, ठीक है। ये सारी ही जो हमने ट्रेड साइकिल देखी वो हम पूरी ही इंटरनेट यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन हम हाफ पार्ट भी इंटरनेट यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने सर्च किया इंटरनेट यूज़ करके कि कौन कौन सी कंपनी के मोबाइल अवेलेबल है मार्केट में, क्या क्या क्वालिटी है, और हम परचेस करेंगे ऑफलाइन जाके, ठीक है, खुद जाएंगे शॉप में और वहाँ जाके मोबाइल देख के ख़रीदेंगे। तो ये क्या हुआ? आधी जो ट्रेड साइकिल थी वो हमने की थ्रू इंटरनेट एंड आधी हमने की विदाउट इंटरनेट, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, मार्केट में हम गए, हमने कोई प्रोडक्ट देखा कि भाई क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है एंड उसी को हमने ऑनलाइन सर्च किया कि चलो वहाँ पे हमें कम प्राइस में मिल रहा है तो हमने वहाँ से बाय कर लिया, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। मतलब ये जो ट्रेड साइकिल है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही हम इंटरनेट यूज़ करके करें, ऑनलाइन करें, हाफ ऑफ ट्रेड साइकिल भी हम कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। नाउ अंडर इंटरनेट कॉमर्स the delivery may be electronic like electronic markets or by home delivery service depending on the nature of the goods or services offered by the organization, ठीक है। अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है कि जो डिलीवरी की बात करेंगे हम गुड्स या सर्विसेज की, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि कैसा है। अब आगे हमने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बारे में देखा था कि जहाँ पे स्टॉक मार्केट, बैंकिंग वगैरह रहता है, वहाँ पे क्या होता है, जो सर्विसेज होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म होगी, वहाँ पे होम डिलीवरी कुछ गुड्स की होने वाली नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे डिलीवरी कैसी हो गई? इलेक्ट्रॉनिकली। जबकि हम मान लो कोई गुड्स ऐसा है, फ़ोन की जो बात कर रहे थे हम कर लेते हैं कि चलो को हमने कोई मोबाइल परचेज़ किया, तो अब उसकी डिलीवरी कैसे होने वाली है? उसकी डिलीवरी होगी फिज़िकली हमारे घर पे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे। नाउ द इंटरनेट कॉमर्स हैज़ एप्लीकेशन फॉर ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू B2B, B2C, C2C एक्सेट्रा। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि B2B बिजनेस टू बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं, B2C बिजनेस एंड कंज्यूमर के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं, एंड C2C कंज्यूमर एंड कंज्यूमर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसके लिए क्या रहता है? एप्लीकेशन भी रहते हैं। मान लो हमें फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा वगैरह से परचेस करना है गुड्स, प्रोडक्ट हमें लेना है, तो उसके ऐप रहते हैं जिसे हम डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, वहाँ से बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये थर्ड स्कोप भी हमने देख लिया, इंटरनेट कॉमर्स स्टूडेंट। तो ये स्कोप वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बताया है? इम्पॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स। अब ये जो ई कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, आजकल के ज़माने में उसके बिना तो हम आजकल की दुनिया सोच भी नहीं सकते। तो उसका इम्पॉर्टेंस क्या क्या है, क्यों ज़रूरी हो गया है ई कॉमर्स, वो देखते हैं। तो द ई कॉमर्स ऑफर्स बेनिफिट्स टू द कस्टमर एज वेल एज द सेलर, ठीक है। ये दोनों को ही ये बेनिफिट करता है। ऑफ कोर्स सेलर को फ़ायदा नहीं होगा तो वो क्यों वहाँ पे बिजनेस करेगा, नहीं करेगा।
एंड कस्टमर को बेनिफिट नहीं हुआ तो वो क्यों खरीदेगा ई कॉमर्स के थ्रू? नहीं खरीदेगा। अब दोनों के फ़ायदे हैं, ठीक है, दोनों के लिए एडवांटेज है, इसके लिए ई कॉमर्स इतना ग्रो हुआ है। नाउ द एडवांटेजेस आर एज फॉलोज। क्या क्या एडवांटेजेस है? अब उन लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले बताया है एडवांटेजेस टू ई मार्केटर्स, ठीक है। अब ये ई मार्केटर्स क्या होते हैं? जहाँ से हम गुड्स खरीदते हैं, जैसे कि हमने अमेज़ॉन से ले लिया, फ्लिपकार्ट से ले लिया, ठीक है, ये सारे ही क्या हो जाएंगे? ई मार्केटर्स हो जाएंगे। तो उन लोगों के लिए क्या क्या एडवांटेजेस है ई कॉमर्स के? ठीक है, सबसे फर्स्ट इज ग्लोबल मार्केट। अब ग्लोबल मार्केट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज आप वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हो, ठीक है, जोग्राफिकल लिमिट नहीं आती है। जब ट्रेडिशनल बिजनेसेस की हम बात करें तो जिस एरिया में आपने बिजनेस सेटअप किया है तो उस एरिया में ही पर्टिकुलर एरिया के ही कस्टमर आएंगे, गुड्स लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन ग्लोबल मार्केट अभी कैसा हो गया है, ई कॉमर्स के ज़रिए ऑनलाइन आप किसी भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। अदर स्टेट के कस्टमर भी आते हैं, वहाँ पे भी आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए जो मार्केट है वो बहुत बड़ा हो गया है सेलर के लिए, ठीक है, एंड इसके लिए उसका सेल्स भी बढ़ता है एंड उसका बिजनेस भी ग्रो करता है। नाउ ऑनलाइन मार्केटर्स कैन अट्रैक्ट कस्टमर्स लोकेटेड ऑल ओवर द ग्लोब एंड compete in the world market। ऑल ओवर वर्ल्ड से कस्टमर अट्रैक्ट कर सकता है सेलर, एंड उसके बाद क्या कंपटीशन भी कर सकता है, बिजनेस इसमें आगे भी बढ़ सकता है। नाउ द ऑनलाइन मार्केटर कैन कम्युनिकेट विथ द बायर्स इन द वर्ल्ड मार्केट थ्रू द इंटरनेट। द ई मार्केटर्स और ऑनलाइन marketer can design an effective website and get orders from the buyers from any part of the world. Thus, online marketing does away with the geographical limitation problems. Even small e-marketers can get orders from the customer across the globe. अब ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े जो ई मार्केटर्स है वही वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई स्मॉल मार्केटर है तो वो भी बिजनेस कर सकता है वर्ल्ड वाइड, कहीं से भी कस्टमर वो भी अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। इसलिए मतलब कि जो जोग्राफिकल लिमिट्स पहले आती थी वो अभी निकल गई है। क्यों निकल गई? क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस अभी हो गया है, इसके लिए। तो ये सबसे फर्स्ट एडवांटेज हो गया ग्लोबल मार्केट का। नाउ सेकेंड इज ऑडियंस साइजिंग, ठीक है, ऑडियंस साइजिंग। अब ये क्या होता है, जो भी ई मार्केटर्स है जिसने उसका वेबसाइट बनाया है, ठीक है, अब उसे पता चलता है कि उसका वेबसाइट कितने लोगों ने, कितने कस्टमर्स ने विजिट किया है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है कि भाई कितने कस्टमर ने विज़िट किया, कौन कौन से प्रोडक्ट देखे हैं, ठीक है, उसके बाद वो ख़रीदे हैं या नहीं ख़रीदे हैं, ये सारी चीज़ें, सारी ही इन्फॉर्मेशन वो देख सकता है, एनालाइज कर सकता है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन उसे मिल गई, उसके बाद वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि भाई कौन से कैटेगरी के लोगों ने ज़्यादा सर्च किया है, कि यंग एज के थे या फिर ओल्ड एज के थे, या फिर कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए सर्च किया गया है, कि जैसे ऑफिस की चीज़ों के लिए ज़्यादा सर्च किया गया है या होम अप्लायंसेस सर्च किया गया है। वो सारी ही इंफॉर्मेशन वहाँ से उसको मिल जाती है। उसके बेस पे वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से कस्टमर अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, एंड कौन कौन सी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी ही चीज़ें जो एनालाइज होती है, डिसाइड होती है, उसे हम बोलेंगे ऑडियंस साइजिंग। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। उसके बेस पे ई मार्केटर्स क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेल करना है, ठीक है। तो देखते हैं, मार्केटर्स कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन्स that have visited their online site and the number of person that have stopped or switched off at a particular place on the site without placing the order। देखिए सारी ही इंफॉर्मेशन ई मार्केटर को मिल जाती है, ठीक है। सच इंफॉर्मेशन वुड इनेबल द ऑनलाइन मार्केटर टू इम्प्रूव द प्रमोशनल ऑफर एंड इंफॉर्मेशन
द इम्प्रूवमेंट इन द ऑफर एंड इंफॉर्मेशन मे इनेबल द ऑनलाइन मार्केटर टू ऑब्टेन मोर ऑर्डर्स। देखिए ये जो ऑडियंस साइजिंग किया जाएगा, ये जो सारी ही इंफॉर्मेशन उसे मिलेगी कि उसकी साइट कितने लोगों ने देखी है एंड कितने लोगों ने उसमें से बाय किया है, कितने ने नहीं किया है, उसके बेस पे वो क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं, प्रमोशनल स्ट्रेटजी कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल किए जाए कस्टमर को। ठीक है, तो ये हो गया ऑडियंस साइजिंग। नाउ द थर्ड पॉइंट इज लोअर इन्वेस्टमेंट। चलिए अब यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट बताया है मार्केटर के लिए, लोअर इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट कब होता है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तभी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद भी किया जाता है, लेकिन सबसे मेन इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब बिजनेस स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, अगर हम ई कॉमर्स से डेवलप कर रहे हैं हमारा बिजनेस तो, एंड अगर हम ऑफलाइन डेवलप कर रहे हैं तो ऑफलाइन में क्या होता है, सबसे बड़ा हमें जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो क्या होता है, हमें जगह देखनी पड़ती है, प्लेस देखनी पड़ती है बिजनेस के लिए। जबकि ई कॉमर्स में क्या होता है, मार्केटर्स के लिए वो पैसे थोड़े कम, इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, रेंट क्योंकि कम स्पेस यूज़ होती है, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस लेनी पड़ती है आपको। ठीक है, एंड बाकी सारे भी जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, तो वो सारे खर्चे भी, वो सारी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे ई कॉमर्स में बहुत बहुत कम हो जाती है कंपैरेटिवली। अगर आप ट्रेडिशनली बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट आपकी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी आपको ज़्यादा रखने पड़ेंगे एंड और भी काफ़ी सारी कॉस्ट होगी, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट होगा जो वहाँ पे ज़्यादा करना पड़ता है। So now e-marketers require lower investment as compared to traditional businessmen that sell through the brick and mortar stores, that is physical stores. The traditional businessmen that sell through the physical stores require huge capital investment, especially in cities where the cost of real estate are very high. ठीक है, सबसे पहला यही कॉस्ट देखा जाता है बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कि भाई हमें रेंट कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, और सिटीज़ में उन लोगों ने बोला है कि वहाँ पे वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। द ई मार्केटर्स नीड टू डिज़ाइन इफेक्टिव वेबसाइट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड ऑफर्स। अब जो ट्रेडिशनली बिजनेस सेटअप होते थे उसकी जगह पे अगर हम ई बिजनेस की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, तो अब वहाँ पे क्या होता है, हमें मेन काम क्या करना है, हमारा जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छे से डेवलप करना है, ताकि जब कस्टमर उसे देखे तो वो वहीं से तुरंत बाय करने लगे। ठीक है, तो ये उसका बहुत मेन काम हो जाता है। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, स्टोर बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है, अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ता है, बहुत अच्छा स्टाफ आपको रखना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, जबकि वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। प्लस दूसरी चीज़ें क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उस स्टोर में हमें वहीं पे सारे प्रोडक्ट्स लाके रखने पड़ते हैं, स्टोर करके रखने पड़ते हैं, तो वेयर हाउस भी वहाँ चाहिए रहता है एंड उसका मेंटेनेंस भी बहुत हमें करना पड़ता है। जबकि अब ई कॉमर्स में क्या होने वाला है, ई मार्केटर को ज़रूरी नहीं है कि वो गुड्स उसके पास लाके रखे ही, वो क्या करेगा, जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्डर्स प्रोसेस करेगा एंड जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, वहाँ के उसके पास से वो गुड्स लेके दे देगा कस्टमर को। ठीक है, मतलब उसे खुद को वेयर हाउस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को गुड्स स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो बहुत बच जाता है ई मार्केटर के केस में। तो देखिए हम कहाँ थे यहाँ पे, द वेबसाइट कॉस्ट ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। ऑल्सो द ई मार्केटर्स नीड नॉट हैव ह्यूज वेयर हाउसेज। देखिए ई मार्केटर को नीड नॉट हैव ह्यूज वेयर हाउसेज। The goods are ordered from the manufacturer and stored depending upon the orders received from the customer. जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे वैसे वैसे गुड्स लिया जाएगा सप्लायर के पास से एंड कस्टमर को सेल किया जाएगा। बहुत बड़ा वेयर हाउस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हमने थर्ड एडवांटेज देख लिया लोअर इन्वेस्टमेंट का। ना फोर्थ वन इज लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट।
इन्वेस्टमेंट तो हमने देख लिया ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी यहाँ पे कम होती है। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट? तो भाई बिजनेस सेटअप हो गया, अब जब बिज़नेस चलने वाला है तो उसके जो डे टू डे खर्चे लगेंगे बिज़नेस चलाने के लिए, उसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो उसमें क्या आता है, जैसे हमें रेगुलरली इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, ठीक है, स्टाफ को सैलरीज देनी है, और भी बहुत सारे खर्चे रहेंगे, ठीक है, कुछ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आपको लग गया, कैंटीन फैसिलिटीज़ है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। बिज़नेस जो चलता है उसे चलाने का खर्चा हम बोलेंगे, तो वो भी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे हमें बहुत बड़ा स्टोर मेंटेन करना पड़ता है, वैसे यहाँ तो करना नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अच्छे से वेबसाइट को डेवलप करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। तो वहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या करना है, हमें बहुत ज़्यादा स्टाफ भी रखना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, सैलरी भी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे तो वो चीज़ होगी नहीं, ना ही हमें सैलरी देनी पड़ती है, प्लस स्टोर भी बहुत बड़ा नहीं है, जगह भी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के खर्चे भी कम हो जाते हैं। इसके लिए क्या होता है, ई कॉमर्स में ऑपरेटिंग कॉस्ट लोअर रहता है कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल बिजनेस। द ई मार्केटर्स हैज़ टू बेयर लिमिटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट एज कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल बिजनेसमैन। The e-marketers may have to pay limited rent for operating a small e-office. Also, the staff salaries may be lower because of limited number of staff to handle e-orders. The insurance charges are also lower as there is no need to hold huge stock in the warehouse. इंश्योरेंस चार्जेस भी कम लगेंगे। नॉर्मली बिजनेसेस क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते ही है उसका जो गुड्स वेयर हाउस में पड़ा हो उसके लिए। अब ई कॉमर्स में तो गुड्स ही हम ज़्यादा स्टॉक करते ही नहीं है, इसके लिए इंश्योरेंस चार्जेस भी कम लगते हैं। ऑल्सो द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द वेबसाइट इज़ कंपैरेटिवली लोअर एज कम्पेयर टू मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ फिजिकल स्टोर। वेबसाइट का मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम लगेगा कंपेयर टू पूरा ट्रेडिशनल स्टोर का जो हम मेंटेनेंस करने जाएंगे उसके हिसाब से। तो ये सारी ही कॉस्ट स्टूडेंट क्या हो गया, कम हो जाती है इन ई कॉमर्स। तो ये हो गया फोर्थ एडवांटेज ई मार्केटर के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आता है। प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आना मतलब जो भी काम हो रहा है स्टाफ के थ्रू वो ज़्यादा अच्छे से होता है, एफिशिएंटली होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, हमें कस्टमर तक जो गुड्स पहुँचाना है वो काम बहुत अच्छे से होगा, एफिशिएंटली होगा। जो वेबसाइट बनेगी वो भी बहुत अच्छी बनती है, कस्टमर के लिए अच्छे से डिज़ाइन होती है, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, ई बिजनेस फैसिलिटेट्स ऑटोमेटेड ऑर्डरिंग एंड बिलिंग रिलेटिंग टू परचेसेस ऑफ द कस्टमर। ये सारी चीज़ें कैसी होगी, ऑटोमेटेड, इंटरनेट यूज़ करके होती है। हमें पता है हमने कुछ ऑर्डर किया एंड उसके बाद हमारा बिलिंग हुआ, ठीक है, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होती है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी आइटम्स एंड ऑन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं, थ्रू ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है, वो लोग क्या ट्राई करेंगे कि वो अच्छी क्वालिटी का ही गुड्स सेल करे कस्टमर को, क्योंकि ख़राब क्वालिटी का किया तो ऑफ कोर्स कस्टमर वापस नहीं आएगा एंड उसकी डिलीवरी भी ऑन टाइम ही हो जाती है। जनरली देयर इज़ हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रेन्ड स्टाफ, देयरफॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द ई बिजनेस इम्प्रूव्स। हमने मोस्टली देखा है कि अगर हम कहीं से ऑर्डर करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, ऑनलाइन, तो क्या होता है, उन लोगों ने जो भी डेज बताए हैं हमें कि चलो विदिन 3 days आ जाएगा, विदिन 4 days आ जाएगा, तो उतने टाइम में वो गुड्स हमारे वहाँ पहुँच भी जाता है, प्रॉपर कंडीशन में पहुँच जाता है। वो कैसे पहुँच जाता है, क्योंकि उसका जो स्टाफ है वो प्रॉपरली ट्रेन रहता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉपरली ट्रेन स्टाफ है एंड वो लोग हमें हायर लेवल की एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज क्वालिटी प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब हम जो गुड्स खरीदते हैं सप्लायर के पास से, उसे हम कहते हैं प्रोक्योर करना, प्रोक्योरमेंट। तो जो भी ई मार्केटर है,
जो उसकी वेबसाइट पे गुड्स सेल कर रहा है कस्टमर को, तो वो क्या करेगा, जो भी सप्लायर के पास से वो गुड्स लेने वाला है वो कैसा लेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं उसकी वेबसाइट पे वो सारे ही कैसे रहेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट रहेंगे। क्योंकि अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं लेता है सप्लायर से, खराब क्वालिटी का गुड्स लेगा, तो क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। तो कस्टमर क्या करेगा, या तो गुड्स रिटर्न कर देगा या तो फिर दूसरी बार वो वहाँ से गुड्स लेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, क्वालिटी प्रोक्योरमेंट हो रहा है यहाँ पे। ई बिजनेस फैसिलिटेट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ क्वालिटी मटीरियल्स and other items. The buying firm can obtain bids from several potential suppliers and select the supplier that provide best quality material at best possible prices. ठीक है, क्या बताया उन लोगों ने कि जब भी ई मार्केटर क्या करेगा, सप्लायर के पास से उसे गुड्स खरीदना है तो वो पहले बीड्स मंगवाएगा। ठीक है, सारे ही सप्लायर के पास से कि भाई कितने सप्लायर अवेलेबल है, डिटेल मंगवाएगा एंड उसके बाद उसमें से वो सिलेक्ट करेगा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एंड अच्छी प्राइस पे प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वालिटी प्रोक्योरमेंट के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप। अब जो भी कस्टमर ई मार्केटर से गुड्स ले रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ कैसा रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, बहुत ही अच्छा। ठीक है, जो भी रेगुलर फ्रीक्वेंट कस्टमर है उन्हें कुछ बेनिफिट मिलने चाहिए एंड उनके पास से फीडबैक लेना चाहिए कि भाई आपने जो बाय किया उससे आप सेटिस्फाइड है या नहीं। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे रिव्यूज़ कस्टमर के पास से लिए भी जाते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली इम्प्रूवमेंट किया जाता है ई मार्केटर के थ्रू उसकी वेबसाइट में या उसके प्रोडक्ट में। तो वो सारी चीज़ें आती है कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर। Now the e-marketer can maintain good customer relationship. The e-marketer can obtain useful feedback from the customer regarding their preferences and specific needs. Feedback लेना बहुत ही ज़रूरी है कस्टमर का। The feedback can facilitate the marketer to provide customized or individualized offer of products and incentives to the कस्टमर। ठीक है, फीडबैक लेने से वो क्या कर सकता है, एज पर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डेवलप भी कर सकता है एंड प्रोडक्ट के रिलेटेड ऑफर्स या डिस्काउंट्स भी वो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हो गया हमारा कुछ कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में, जहाँ पे हमें कस्टमर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट बेनिफिट इज़ बेनिफिट टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, अब ये क्या है, बेनिफिट टू गवर्नमेंट एजेंसीज। ई कॉमर्स आने की वजह से क्या हो गया है, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने लगा है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज भी जो बाइंग एंड सेलिंग करती है वो ई कॉमर्स के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है ई कॉमर्स आने की वजह से। तो e-governance helps the government agencies to communicate online with the citizens and also with the business firms and suppliers. देखिए क्या हो गया, e-governance आ गया। Now what is e-governance? e-governance मतलब गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज देती है उसकी कंट्री के लोगों को या फिर सिटीजन्स वी कैन से पीपल, तो वो सारी ही जो पहले मैन्युअली होता था अभी कैसे होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके। ठीक है, हम कोई भी गवर्नमेंट की भी जो काफ़ी सारी सर्विसेज है वो अभी इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी क्या आ गया है, ई गवर्नेंस आ गया है हमारी कंट्री में। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, काफ़ी सारे फ़ायदे गवर्नमेंट के भी हुए हैं, कंट्री के लोगों को भी हुए हैं एंड कम्युनिकेट करना बहुत इजी हो गया है गवर्नमेंट के लिए विथ बिजनेस फर्म्स एंड सप्लायर्स। फॉर इंस्टेंस, गवर्नमेंट एजेंसीज कैन कम्युनिकेट ऑनलाइन विथ सप्लायर्स फॉर देयर परचेज रिक्वायरमेंट। अब गवर्नमेंट की भी जो खुद की भी परचेज रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए भी वो लोग ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हैं सप्लायर के पास एंड वहाँ से बाय कर सकते हैं। नाउ ऑनलाइन बिडिंग इज क्विकर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। बिडिंग का मतलब क्या होगा,
कि गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी जो रिक्वायरमेंट है कोई भी चीज़ की, उसके लिए बहुत सारे सप्लायर के पास से वो डिटेल मंगवाएगी, ठीक है। तो वो हो जाएगा ऑनलाइन बिडिंग, एंड उसके बाद वो सिलेक्ट करेगी उसमें से कि कौन से सप्लायर के पास से उसे गुड्स परचेस करना है, और उसके बाद वो गुड्स परचेस करेगी। तो ये जो प्रोसेस था वो बहुत ईजी हो गया ई कॉमर्स आने की वजह से, ठीक है। कैसा हो गया, क्विकर एंड मोर ट्रांसपेरेंट हो गया, जिसकी वजह से काम अभी कैसा होता है, बहुत फास्ट हो जाता है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये 8 कुछ बेनिफिट एडवांटेजेस है जो हमने देख लिए, जो है ई मार्केटर्स के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस टू कस्टमर्स, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।